स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रोंडा बर्न की उस किताब पर जिसने दुनिया भर में धूम मचाई, द सीक्रेट। हम इसके कुछ खास विचारों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। किताब का जो मेन आइडिया है वो काफी बड़ा है, ये कि हमारी सोच, हमारे विचार असल में हमारी रियलिटी, हमारी सच्चाई को बनाते हैं। क्या ये सच है? मतलब क्या सिर्फ सोचने भर से चीजें बदल सकती हैं? इसी रहस्य को आज हम खोलने जा रहे हैं। हमारा मकसद है ये समझना कि ये आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर है क्या, और वो जो 3 स्टेप्स बताए गए हैं, मांगो, विश्वास करो, प्राप्त करो, उन पर भी बात करेंगे। और हम इसे 2 एंगल से देखेंगे। एक तो जो किताब कहती है वो लगभग जादुई सा लगता है, और दूसरा थोड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू कि क्या ये सब हमारे मन का ही खेल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किताब का निचोड़ क्या है? बेसिक आइडिया ये है कि हम जिस भी चीज पर फोकस करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हम उसे अपनी तरफ खींचते हैं। किताब कहती है कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड एक बड़े शीशे की तरह है, या कह लें कि एक गूंज की तरह। हम जो भी एनर्जी, जो विचार बाहर भेजते हैं ना, वही लौटकर हमारे पास आती है, शायद ज्यादा होकर। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई हमेशा ये सोचे मेरे पास पैसे नहीं हैं या मैं हमेशा मुश्किल में रहता हूँ, तो किताब के मुताबिक वो और ज्यादा कमी को ही अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर कोई पूरे यकीन के साथ सोचे, महसूस करे मैं अमीर हूँ, सक्सेस मेरी तरफ आ रही है, तो यूनिवर्स उसकी सुनेगा और वही चीजें उसकी तरफ आएंगी। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सुनने में तो कमाल का लगता है। बिल्कुल, ये आइडिया है तो बहुत लुभावना, और इसमें कोई शक नहीं कि इसने लाखों लोगों को एक उम्मीद दी है, उन्हें मोटिवेट किया है। पर सवाल यहीं से शुरू होते हैं। ये आकर्षण, मतलब ये खिंचाव, ये होता कैसे? क्या ये कोई फिजिक्स का नियम है जैसे ग्रेविटी, या ये सिर्फ अच्छा महसूस करने का नतीजा है? किताब इसे एक अंदरूनी शक्ति कहती है जो हम सब में है, लेकिन वो काम कैसे करती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो उतना साफ नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें भाषा तो साइंस वाली इस्तेमाल होती है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, है ना, पर इसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं दिया गया। ये स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ हेल्प के दायरे में ज्यादा आता है। हाँ, ये कैसे वाला सवाल तो अपनी जगह है, और इसी को प्रैक्टिस में लाने के लिए रोंडा बर्न 3 स्टेप्स बताती हैं। सुनने में बड़े सीधे लगते हैं। पहला है मांगो, आस्क, मतलब यूनिवर्स से या जिस भी हायर पावर में आप मानते हो, बिल्कुल क्लियरली मांगो कि आपको चाहिए क्या, गोलमोल नहीं। जैसे सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि किस तरह की खुशी चाहिए ये बताना होगा, एकदम स्पेसिफिक। दूसरा स्टेप है विश्वास करो, बिलीव, और शायद ये सबसे जरूरी और मुश्किल भी है। आपको बिना किसी डाउट के पूरे दिल से मानना है कि जो मांगा है वो मिल रहा है या मिल ही चुका है। आपको उस यकीन में जीना है जैसे वो चीज आपकी हो ही गई है। किताब कहती है कि जरा सा भी शक हुआ तो प्रोसेस रुक जाएगा। और तीसरा है प्राप्त करो, रिसीव। इसका मतलब है कि वो चीज मिलने पर जो खुशी होगी, जो एहसास होगा, उसे अभी से महसूस करना है। उस खुशी में, उस शुक्रगुजारी में जीना है। जब आप उस पॉजिटिव फीलिंग की वाइब्रेशन पर होते हैं तो आप अपनी मांगी हुई चीज से सिंक हो जाते हैं और यूनिवर्स उसे आप तक पहुंचा देता है। ऐसा किताब का दावा है। अच्छा, अब अगर हम इसे थोड़ा मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, खासकर ये दूसरा स्टेप, विश्वास करो। क्या किसी चीज पर मजबूती से यकीन करने से हमारा बिहेवियर बदलता है? हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ एफिकेसी। मतलब अगर हम मानते हैं कि हम कोई काम कर सकते हैं, तो हमारे वो काम करने और उसमें सफल होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो विश्वास हमें मोटिवेट करता है ज्यादा कोशिश करने के लिए, मुश्किलों से लड़ने के लिए। और तीसरा स्टेप, प्राप्त करो, यानी पहले से खुशी महसूस करना। क्या ये एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है? हाँ, मतलब जब हम किसी चीज के होने का इतना पक्का यकीन कर लेते हैं तो हम अनजाने में ही ऐसे काम करने लगते हैं जो उसे सच बना दें। जैसे अगर कोई स्टूडेंट मान ले कि वो फेल ही होगा, तो शायद वो पढ़ेगा नहीं, टेंशन में रहेगा, और हो सकता है सच में फेल हो जाए। वैसे ही अगर कोई पूरे यकीन से महसूस करे कि उसे जॉब मिल गई है, तो शायद इंटरव्यू में ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखेगा, ज्यादा तैयारी करेगा और चांस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, क्या ये वाकई विचारों की कोई जादुई शक्ति है जो यूनिवर्स को कंट्रोल कर रही है, जैसा द सीक्रेट में बताया गया है, या फिर ये हमारी बदली हुई सोच का नतीजा है जो हमारे एक्शन को बदलती है और फिर उन एक्शन से हमें रिजल्ट मिलते हैं? किताब तो सीधे विचारों की पावर पर जोर देती है। मिल रहा है, हाँ। पर वजह
वजह क्या है ये अलग हो सकती है। किताब अपनी बात को पुख्ता करने के लिए असल जिंदगी की कहानियां भी बताती है। ऐसे लोगों के एग्जाम्पल देती है जिन्होंने सिर्फ सोच बदलकर गरीबी से अमीरी तक का सफर तय किया, या बीमारियां ठीक कर लीं, बिगड़े रिश्ते सुधार लिए। ये कहानियां सुनने में तो कमाल की लगती हैं, बहुत इंस्पायरिंग है। जैसे कोई कहानी होगी कि कोई कर्ज में था पर उसने लगातार अमीर महसूस करना शुरू किया, पैसे आते हुए देखा और फिर अचानक कहीं से मौका मिल गया। किताब इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबूत मानती है। वो उम्मीद जगाती है कि हाँ, बड़े बदलाव मुमकिन है। लेकिन अगर हम थोड़ा एनालाइज करें तो ये सोचना जरूरी है कि इन कहानियों में असल में क्या हो रहा हो सकता है। क्या कोई और साइकोलॉजिकल प्रोसेस काम कर रहा है? एक चीज होती है कंफर्मेशन बायस, मतलब हम उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे पहले से बने विश्वासों को कंफर्म करती हैं। जैसे अगर आप द सीक्रेट पर यकीन करने लगें और पॉजिटिव सोचने लगें तो लाइफ में जो भी अच्छा होगा आप उसे उसी सोच का नतीजा मानेंगे और शायद बुरी चीजों को नजरअंदाज कर देंगे। दूसरी बात, पॉजिटिव सोचने का सीधा असर हमारे मूड और स्ट्रेस लेवल पर पड़ता है। जब हम खुश होते हैं, कम स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा दिमाग बेहतर काम करता है। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेहतर हो जाते हैं, चुनौतियों से लड़ने के लिए ज्यादा तैयार महसूस करते हैं। इसे रेजिलियंस या लचीलापन कहते हैं। पॉजिटिव सोच इसे बढ़ा सकती है। तीसरा, क्या ये पॉजिटिव माइंडसेट हमें वो मौके पहचानने में मदद करता है जिन्हें हम पहले शायद मिस कर देते? ये भी मुमकिन है। जब आप उम्मीद से भरे होते हैं तो आप नई चीजें ट्राई करने, नए लोगों से मिलने, नए अवसर लेने में ज्यादा ओपन होते हैं। तो अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो जरूरी नहीं कि इन कामयाबियों के पीछे कोई मिस्टीरियस कॉस्मिक अट्रैक्शन ही हो सकता है ये सब इंसान के बदले हुए नजरिए, बेहतर मेंटल हेल्थ, ज्यादा मोटिवेशन और उसके कारण बदले हुए एक्शन का नतीजा हो। तो आप कह रहे हैं कि जो बदलाव लोग महसूस करते हैं वो असली हो सकते हैं, पर उनकी वजह शायद वो नियम ना होकर उनके अपने अंदर के साइकोलॉजिकल बदलाव और उनके एक्शंस हो। ये तो द सीक्रेट के दावे को एक बिल्कुल अलग तरह से देखने जैसा हुआ। हाँ, ये एक ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन है जो साइकोलॉजी के जो स्थापित सिद्धांत हैं उन पर आधारित है। ये उन अनुभवों को नकार नहीं रहा है, पर उनके होने की एक अलग, ज्यादा जमीनी वजह बता रहा है। ये कह रहा है कि पावर शायद बाहर यूनिवर्स में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके में और हमारे फैसलों में है। पॉजिटिविटी के फायदे तो साइकोलॉजी में माने हुए हैं। अच्छा मूड, कम एंजाइटी, बेहतर रिश्ते, यहाँ तक कि बेहतर हेल्थ आउटकम्स भी। पर इन्हें आमतौर पर अंदरूनी प्रोसेस और बिहेवियर से जोड़ा जाता है, ना कि किसी बाहरी अंधे की ताकत से। फुल लगता है कि शुक्रगुजार होना, खुशी महसूस करना और अपनी इच्छाओं पर पूरा विश्वास रखना हमें आगे ले जाता है, जबकि शिकायत, डर, शक ये सब हमें पीछे खींचते हैं। किताब बार बार कहती है कि हम अपनी जिंदगी के क्रिएटर हैं, तो इसका मतलब क्या निकालें? क्या हमें बस हर हाल में पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो? यहाँ थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। इस बात से इनकार नहीं कि पॉजिटिव सोच, आशावाद, शुक्रगुजारी, इनका अभ्यास करने के साफ मनोवैज्ञानिक फायदे हैं। ये चीजें मेंटल हेल्थ सुधार सकती हैं, हमें ज्यादा रेजिलिएंट बना सकती हैं और जिंदगी के प्रति ज्यादा एक्टिव और होपफुल नजरिया दे सकती हैं। अपनी लाइफ पर थोड़ा कंट्रोल महसूस करना, चाहे वो असल हो या सिर्फ हमारी सोच में, ये अपने आप में बहुत एम्पावरिंग होता है। लेकिन यहीं पर एक खतरा भी है जिसे टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं। मतलब हर वक्त सिर्फ अच्छा सोचो, सब ठीक हो जाएगा, पर इतना जोर देना कि असली प्रॉब्लम, दर्द या नेगेटिव फीलिंग्स को दबा दिया जाए। जिंदगी में दुख, गुस्सा, डर, ये सब भी नॉर्मल और जरूरी इमोशंस हैं। उन्हें महसूस करना, उन्हें स्वीकार करना भी मेंटल हेल्थ के लिए उतना ही जरूरी है जितना खुश रहना। अगर कोई मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो उसे सिर्फ पॉजिटिव रहो कहना उसकी फीलिंग्स को अनदेखा करने जैसा हो सकता है। तो शायद बैलेंस जरूरी है, आशावादी रहें पर यथार्थवादी भी। ये बैलेंस वाली बात बहुत जरूरी है। मतलब आंख बंद करके पॉजिटिव नहीं, बल्कि एक सोची समझी उम्मीद। तो द सीक्रेट पर हमारी इस बातचीत का निचोड़ ये है कि हमारे विचार वाकई पावरफुल है। हो सकता है वो सीधे यूनिवर्स को ना बदलते हो जैसा किताब कहती है, पर वो यकीनन हमारे अनुभव, हमारे बर्ताव और फिर हमारी दुनिया को शेप देने में बड़ा रोल निभाते हैं। मैसेज शायद यही है कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके पॉजिटिविटी और शुक्रगुजारी को अपनाना चाहिए, हमारी अपनी भलाई के लिए। बिल्कुल। और अगर हम इसे एक स्केप्टिक या साइकोलॉजिकल नज़रिए से भी देखें, तभी नतीजा यही है कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना, शुक्रगुजार होना, अपने गोल्स में यकीन रखना, ये पर्सनल वेलबीइंग के लिए फ़ायदेमंद है।
ये दुनिया के साथ हमारे इंटरेक्शन को, हमारे रिश्तों को, हमारे लक्ष्यों तक पहुंचने की कोशिशों को पॉजिटिवली असर कर सकता है। इसके पीछे का मैकेनिज्म चाहे रहस्यमय हो या साइकोलॉजिकल, नतीजा अक्सर अच्छा ही होता है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा द सीक्रेट के कुछ खास विचारों पर। हमने देखा कि कैसे किताब विचारों की जबरदस्त ताकत और आकर्षण के नियम पर जोर देती है और कैसे इन दावों को मनोविज्ञान के नजरिए से भी समझा जा सकता है। अब जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या होता है जब दो लोगों की इच्छाएं आपस में टकराती हैं? मान लीजिए दो लोग एक ही जॉब चाहते हैं और दोनों द सीक्रेट फॉलो कर रहे हैं, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा? या फिर कोई इंसान जो लगातार बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा हो, गंभीर बीमारी, गरीबी, वो अटूट विश्वास कैसे बनाए रख सकता है जैसा किताब में कहा गया है? ये वाकई गहरे सवाल हैं और ये दिखाते हैं कि ये विषय ऊपर से जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। शायद इन सिचुएशंस में इंसान की अपनी हिम्मत, उसे मिलने वाला सपोर्ट और बाहरी हालात, इन सब का रोल विचारों की शक्ति जितना ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इन पर सोचना हमें असलियत के ज्यादा करीब लाता है। बिल्कुल। इन्हीं सवालों के साथ हम आज की इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको सोचने के लिए कुछ नया मिला होगा।